ईरान, इजराइल और अमेरिका ये तीनों लंबी वॉर में टूट पड़े हुए हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और अब जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा जा चुका है, उसके बाद का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, उसके बाद का जो अरब मुल्क है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, और जो कुछ हुआ है या जो कुछ बताया जा रहा है या जो कुछ दिख रहा है क्या उतना ही है, लेकिन या फिर अंदर खाने बहुत कुछ घटा है, या जो बैकडोर पॉलिटिक्स हुई है या फिर जो जासूसों के जरिए काम किया गया वो सब कुछ क्या है। इन सब को जानने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा तह में जाना पड़ेगा। और इस डिटेल को समझने के लिए, इस डिटेल को जानने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि हम इनसे बहुत सीखते रहे हैं, बहुत देखते रहे। उमाशंकर सर हैं, जो कि पिछले 20-22 सालों से जर्नलिस्ट हैं। एनडीटीवी जो पुराना वाला एनडीटीवी था उसमें वो लगातार काम किया और कई सारे वॉर इन्होंने कवर किए हैं। इसके अलावा अभी इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, द उमाशंकर सिंह पॉइंट, उमाशंकर सिंह। तो आप अगर डिटेल में कुछ फॉरेन अफेयर्स के बारे में जानते हैं तो सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हमने विशेष रिक्वेस्ट पे सर को बुला लिया। सर, ये जो कुछ हुआ पिछले 24-48 घंटे में, आप लगातार, मैं देख रहा हूँ आप फॉलो कर रहे हैं, ये क्या 24 घंटे में हो गया या इसकी तैयारी पिछले 24 महीनों से चल रही थी, ये होना ही था? नहीं, तैयारी तो बहुत लंबे समय से चल रही थी कि इस तरीके से ईरान को घेरना है। अब मौका जो है वो उन्होंने चुना है, ये नहीं कहूँगा कि मौका मिल गया है। अब अमेरिका और इजराइल ने ये मौका चुना और उसके बाद उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। और देखिए, बहुत ही कहते हैं कि जब भी इस तरह का युद्ध होता है तो रणनीतिक तौर पे बहुत ही माइन्यूट जो है एक जो योजना है वो बनाई जाती है। अब मैं ये योजना की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले कई हफ्तों से या कुछ महीनों से ट्रंप लगातार हमले की धमकी देते रहे हैं और उसके ज़रिए वो उनका एक बार्गेन पॉइंट रहा है कि इसके आधार पे ईरान को इतना झुका लो कि वो उनकी उन शर्तों को मान ले और एक न्यूक्लियर समझौता कर ले जैसा कि ट्रंप चाहते हैं। और ईरान इसके लिए नहीं तैयार हो रहा था। सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था यूरेनियम संवर्धन को लेके। ईरान उस पर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। हालांकि वो लगातार ये कहता रहा कि उसका जो मकसद है वो कभी भी परमाणु बम हासिल करना नहीं रहा है, बल्कि नागरिक उपयोग के लिए वो परमाणु जो ईंधन है उसका इस्तेमाल करना चाहता है और उसी दिशा में उसका कार्यक्रम है। वो एक बहरहाल एक अलग शाखा खुलती है, उसकी तरफ जाएंगे। तो अब जो ओमान जो मध्यस्थता कर रहा था और इस हमले से कुछ घंटे पहले तक ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, जो एक मध्यस्थ के तौर पे भूमिका भी निभा रहे थे, उन्होंने न्यूज़ चैनलों पे खुलेआम बोला कि अब डील के बहुत करीब हैं और ईरान जो है वो ज़ीरो इनरिचमेंट के लिए मान गया है। ईरान जो है एक ऐसे समझौते के लिए मान गया है जिसमें कोई सनसेट क्लॉज नहीं होगा, यानी कि 10, 15, 20 साल के बाद जाके वो समझौता ख़त्म नहीं होगा। तो तमाम उन शर्तों की बात थी जिन शर्तों के आधार पे अमेरिका यानी कि ट्रंप जो हैं वो समझौता चाहते थे। फिर बड़ा सवाल है कि अचानक से ये हमला क्यों हुआ। यहीं पर एक ऐसी साजिश की बू आती है जिससे ये लगता है कि ईरान से न सिर्फ एक मनमाफिक न्यूक्लियर समझौता चाहिए था राष्ट्रपति ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को, बल्कि कुछ और चाहिए था, कुछ और चाहिए। और इस अगर हम रूप में इस पूरे संदर्भ को विश्लेषित करें तो वो एक अलग सिरा खुलता है और उस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक टिप दे सकता हूँ कि जो पूरा मामला है वो एनर्जी के खेल का है, तेल के खेल का है। अमेरिका को तेल चाहिए, वेनेजुएला को उसने अपने आगोश में ले लिया है, वहाँ अपनी पपेट सरकार जो है बिठा दी है। ईरान में भी उसको एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी के तहत अपनी पसंद की सरकार चाहिए। हो सकता है रज़ा पहलवी हो, हालांकि उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और ईरान को, जो कि मिडिल ईस्ट के एक ऐसे देश के तौर पे रहा है जो न सिर्फ अमेरिका की आंखों का किरकिरी रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई दूसरे जो पावर हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, उसकी आंखों में भी वो खटकता रहा है। तो इसीलिए जिस तरह से घेर कर मारा गया है मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से, उस हमले की कोई मजम्मत नहीं हो रही है। खामेनेई मारे गए, उनकी मजम्मत नहीं हो रही, उनकी हत्या की मजम्मत नहीं हो रही है। तो कुल मिला के घेर के ईरान से एक ऐसा बदला ही नहीं बल्कि एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पैदा करने की बात है कि भविष्य के लिए वो कोई चुनौती न रहे। सर, लेकिन जैसे जब हम बात करते हैं ईरान की या फिर अमेरिका की ये वॉर की, उसमें जो देखिए ईरान के पास कभी ये ताकत नहीं रही कि अमेरिका तक डायरेक्ट मार कर सके। इजराइल तक उसने अपनी मिसाइलें ज़रूर पहुंचाई, लेकिन जो उसके आसपास के मुस्लिम मुल्क हैं जिसको उम्मत बोलते हैं, आपने बताया कि उनकी तरफ से भी खामोशी बरती गई, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। लेकिन ये तेल का खेल है क्या? ईरान के पास कितना तेल है और उसको जो है अमेरिका किस तरीके से चाहता है नर्चर करना? जी देखिए, एआई का ज़माना है।
अभी हमारे यहाँ AI समिट हुआ और वो इस लिहाज से काफ़ी अहम रहा कि आने वाले समय में AI का जो पूरा विस्तार देखा जाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। अमेरिका की निगाह सिर्फ ईरान पे ही इस बात को लेकर नहीं है। अगर आप बात करें ग्रीनलैंड की तो वहाँ पे भी अमेरिका अपना कब्ज़ा चाहता है, क्योंकि वो भी एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है। एक ऐसा इलाका है जहाँ अपरंपार एनर्जी है। वेनेजुएला तेल, आपने देखा अमेरिका ने कैसे बयान दिया कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका के ज़रिए रूट होके बेचा जाएगा। और बात आती है ईरान की, तो जो AI के लिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए ऊर्जा के उन तमाम स्रोतों पे अपना वर्चस्व अमेरिका स्थापित करना चाहता है और यहाँ उसकी जो होड़ है वो चीन के साथ है। तो ईरान से जो तेल है, क्योंकि प्रतिबंध था ईरान से, भारत ने भी तेल लेना बंद कर दिया। दुनिया के कुछ देश थोड़ा मोड़ा किसी तरीके से शैडो शिपिंग के ज़रिए तेल वहाँ पे पहुँचता रहा, लेकिन चीन जो है वो बिल्कुल सीना ठोक कर ईरान से तेल लेता रहा। तो ईरान का तेल चीन को जा रहा है, चीन की जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। और क्योंकि अमेरिका अपने आप को AI के क्षेत्र में एक सुपर पावर, एक ऐसे पावर के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहता है जहां चीन से भी कोई उसको खतरा ना हो, उसका भी कोई उससे भी कोई कंपटीशन न मिले। तो ईरान पे कब्जे के बाद, यानी कि अपनी एक पपेट सरकार अगर अमेरिका लाने में कामयाब होता है तो न सिर्फ अपनी एनर्जी ज़रूरत को वो पूरा कर पाएगा, बल्कि चीन को भी उससे अलग रख पाएगा, दूर रख पाएगा। तो ये बड़ा खेल है और इसलिए मैं इसको तेल के खेल के तौर पे परिभाषित करता हूँ। सर, लेकिन जैसे आपने तो बहुत सारी वॉर, इजराइल, आप तो इजराइल कई दफ़े गए भी हैं जी। इसमें इजराइल का क्या रोल है? इजराइल को एनर्जी नहीं चाहिए, इजराइल को सिक्योरिटी चाहिए लॉन्ग टर्म की, उस पर कोई भी आंख उठाने वाला न रहे, कोई ये धमकी देने वाला न रहे कि न्यूक्लियर बम मार देंगे और ख़त्म हो जाओगे। इजराइल का क्या मोटो है और इजराइल क्या चाहता है इसमें? देखो, इजराइल जो है उसका वो कहता है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। अव्वल तो इजराइल जो है वो उस इलाके में है जहाँ पे कोई भी देश अव्वल उसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं था, और जिस तरह से इजराइल के ऊपर खतरे थे उसका सारा का सारा सिरा आके ईरान से जुड़ता था। चाहे वो हिजबुल्लाह की बात हो, हुती की बात हो या फिर हमास की बात हो, तो जो उसके 3 ऐसे बड़े अंग थे वो इजराइल को हमेशा खटकता रहा। और 7 अक्टूबर 23 के हमले के बाद इजराइल ने काफ़ी एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, हमास को ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, हिजबुल्लाह को की जो टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म कर दिया। लेबनान जो है वो बिल्कुल अब उसके एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो समझौता हुआ, शांति समझौता हुआ, अब उसके हिसाब से चल रहा है। और अभी भी वो जब चाहता है ऑपरेशन कर देता है, बम मार देता है, जबकि शांति समझौता हुआ पड़ा है। हुती जो है उसको भी काफ़ी हद तक जो है अमेरिका ने भी बमबारी करके यमन में हुती के ठिकानों पर काफ़ी उसको कमज़ोर कर दिया। ईरान जो है वो इजराइल की आंखों में इसलिए खटकता रहा है क्योंकि वहीं से इन तमाम जो ताकतों को एक बल मिलता रहा है। इजराइल को भी लगता है कि ईरान एक बार ख़त्म हो गया और एक बार वहाँ पर अमेरिका और उसका जो एक वर्चस्व स्थापित हो गया तो भविष्य में कभी उसके लिए एक चुनौती नहीं पैदा होगी। और जहाँ तक बाकी दूसरे देशों की बात है तो इजराइल को बहुत सारे ऐसे भी और भी देश हैं जो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड की बात करें जिसके ज़रिए इजराइल के कई देशों के साथ, ख़ासतौर पे अगर UAE की बात करें तो उसके साथ संबंध जो है बने, और अमेरिका की कोशिश है कि इब्राहिम अकॉर्ड में लाके बाकी देशों के साथ भी इजराइल के जो संबंध हैं वो अच्छे किए जाएँ। और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो ट्रंप हैं वो यहूदियों के दोस्त माने जाते हैं। बाइडेन के ज़माने में भी इजराइल को मदद मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से एक ब्लैंक चेक ट्रंप ने नेतन्याहू को दे दिया है, ये बाइडेन के ज़माने में इस तरीके की नहीं थी। हालांकि ज़्यादातर हिस्सा जो है हमास जंग का, इजराइल हमास जंग का, वो बाइडेन के कार्यकाल में लड़ा गया। और इसलिए अभी भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब बाइडेन जो है वो एक यात्री विमान में थे, कमर्शियल प्लेन में, यात्री प्लेन में बिजनेस क्लास में बैठे थे, तो कोई एक यात्री आई और कह के चली गई गाज़ा में जो बच्चे हैं वो मारे जा रहे हैं। तो उनके ज़माने में जो एक इजराइल के समर्थन वाली जो नीतियां जो नज़र आई, ट्रंप ने उसको और ज़्यादा मजबूती दी है। और एक कैच इसमें यह भी है, जब से हम सुन रहे थे कि अमेरिका अटैक करेगा, अमेरिका अटैक करेगा, साथ साथ हम ये भी सुन रहे थे कि अमेरिका पहले अटैक नहीं करेगा, वो इजराइल के ज़रिए अटैक कराएगा और उसके बाद उसमें शामिल हो जाएगा, और यही किया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये थी कि मिडिल ईस्ट के जो 8 देश हैं जहाँ पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, शुरुआती तौर पर वो अपने बेसेस देने को तैयार नहीं थे, एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने को तैयार नहीं थे। एक गार्सिया बच जाता है जहाँ से
अमेरिका एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक जो है वो कर पाता। हालांकि इन बेसिस का भी इस्तेमाल कुछ का हुआ है और ईरान ने साफ कर दिया था कि चाहे आप इन बेसिस का इस्तेमाल करो ना करो, अगर आपने हम पे अटैक किया तो हमें पता है कि हम अमेरिका तक नहीं अटैक कर सकते, लेकिन हम आपके उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। और आज भी जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उनकी तरफ से ये कहा गया है, और जो उनके नेता हैं एक और बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये ना समझे हमारे पड़ोसी देश कि हम उन पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाना है जो कि अमेरिकी ज़मीन माना जाता है एक तरीके से, तो हम उसको निशाना बना रहे हैं और ये हम निशाना बनाते रहेंगे। तो अब जितनी भी ताकत है ईरान उसके साथ लड़ रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। कट टू 28 फरवरी हम वापस से जाते हैं। तेहरान ईरान की राजधानी, और उनके ऊपर लगभग अब ये बादल है कि अब हमला होने वाला है। उनकी तमाम टॉप लीडरशिप बैठक करने को होती है। क्या होता है उस समय की, और ये कैसे मुमकिन हुआ या कैसे संभव हुआ कि एग्जैक्ट पहला हमला जो पिन पॉइंटेड था वो खामनेई के ठिकाने पर हुआ और उनको ही असैसिनेट किया गया? जी देखिए, अगर हम इजराइल के इस तरह के ऑपरेशन के इतिहास में जाएं तो जो इजराइल का जो खुफिया तंत्र है, अगर मोसाद की बात करें या जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, वो अव्वल दर्जे की। हमने देखा कैसे लेबनान में जो है वो इजराइल ने पेजर्स में धमाके कर दिए, और वो अपने आप में एक बहुत ही क्या कह सकते हैं मिस्ट्री, और मिस्ट्री के साथ साथ एक अचंभित करने वाली चीज़ है कि एक साथ इतने सारे पेजर्स में कैसे धमाके हो गए, कहाँ पेजर बना, उसके बाद कौन सी कंपनी ने बनाया, कैसे शिपमेंट हुआ, उस पर एक लंबी जो पड़ताल है वो चलती रही। वो सोचते थे कि मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, पेजर यूज़ करेंगे तो सिक्योर रहेगा, लेकिन पेजर को भी जो है इजराइल ने, और वो भी देखिए कि पेजर में जो वो फटा भी कैसे, बीप की आवाज़ आई, और बीप से जैसे आपका फ़ोन बजेगा, आपने जेब से फ़ोन निकाला और यहाँ तक लाने में आप 3 सेकंड आप लगाएंगे। जब 3 सेकंड लगाएंगे तो आपकी आंखों के पास होगा, चेहरे के पास होगा, और उसके बाद उसमें धमाका होता है ताकि चेहरा और आंख जो है, तो ज़्यादातर जो लोग घायल हुए, जो मारे गए, उनको चेहरे पे इंजरी हुई। तो इस तरह से टाइमिंग करना है। तो ये उदाहरण है, बताता है कि कैसे एक प्रिसाइज तरीके से और कैसे लंबी प्लानिंग के साथ इजराइल जो है वो चलता है। जहाँ तक खामेनेई की हत्या की बात है, तो उनको ज़रूर इस बात की सूचना रही होगी। इसमें इनसाइडर्स जॉब की बात ऐसे तो निकल कर सामने नहीं आई है, क्योंकि देखिए इनसाइडर्स जॉब ऐसे मामलों में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, इसमें भी चल रही है। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि जो इस्लामिक सत्ता और उसके आसपास जुड़े लोग हैं, चाहे वो IRGC के जो बड़े जो कमांडर्स हैं, अब जो एक स्थिति बन गई थी वो ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी जिसमें उनको अपने सुप्रीम लीडर को बचा के रखना था, और इसलिए आपने पहले भी कई बार देखा कि उनको सुरक्षित जगहों पे ले जाया गया, इस तरह की जानकारी भी आई। तो ऐसे में बिल्कुल उनको एक्सपोज कर देना या उनको एक तरह से बलि का बकरा बनाकर किसी को कुछ हासिल होगा ईरान में, ऐसी बात मुझे तो नज़र नहीं आती है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की इजराइल के ज़रिए मिलकर कि रेजीम वहाँ पे चेंज किया जाए, और उनको लगता है कि ये पता चल गया कि जब तक खामेनेई रहेंगे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपने देखा बीच में बहुत सारे जो प्रदर्शन के जो दृश्य हैं वो वहाँ से निकल कर आए, ईरान ने अपने इंटरनेट तक बंद कर दिए ताकि उस तरह के दृश्य नज़र ना आए। बाद में देखा गया कि जो IRGC है उसने वहाँ पे काबू कर लिया, फिर उस तरह के प्रदर्शन बंद हो गए। और अभी भी आप देख रहे हैं जो पैटर्न है उसमें यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं ईरानी जनता से कि आप उठो, मदद आ रही है, मदद आ रही है। अब जाके उन्होंने एक तरह से मदद देने की बात की है, और नेतन्याहू की तरफ से भी जो बयान लगातार आ रहे हैं वो ईरानी जनता को संबोधित करें कि उठो। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड पे इनको अभी वो पैठ नहीं मिली है जिसके ज़रिए, जिसके आधार पर वो सत्ता परिवर्तन कर सकें। तो उन्होंने अब टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया है। अब उनकी कोशिश होगी कि IRGC के जो एक बड़ा तबका है उसको किसी तरह बाई हुक बाई क्रुक, मतलब साम दाम दंड भेद के ज़रिए मिलाया जाए, और तब रज़ा पहलवी जैसे किसी एक लीडर को वहाँ पे प्रतिस्थापित करके अपना एक पपेट सरकार बनाया जाए, ताकि वहाँ किसी तरह की चुनौती ना हो और सारा वहाँ का जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो उस पर उनका और इसमें सर ईरान वॉर में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है वो? ये शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है इस रूप में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे कि सऊदी अरब की बात आप कीजिए तो सऊदी अरब जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड है, शिया डोमिनेटेड ईरान है। उसकी वजह से जो एक तनाव है वो दोनों देशों के बीच रहा है, और वो लड़ाई जो है वो एक सिलसिला जो खींचतान का वो लंबा चलता रहा है। और न सिर्फ एक ये सेक्ट के डोमिनेशन की बात है, शिया सुन्नी डोमिनेशन की बात है, बल्कि इसके आर्थिक पहलू भी हैं।
सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बना के चलता रहा है, उससे उसको अपना इकोनॉमिक फ़ायदा जो है वो नज़र आता है। 79 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया और उसके साथ अपने तमाम जो अपने जो संबंध हैं उसको काफ़ी मतलब अपने आप को कट ऑफ करके रखा। तो अब क्योंकि सऊदी अरब जैसा जो देश है वो ये सोचता है कि हमको अगर फ्यूचर की तरफ देखना है तो अमेरिका जैसे देशों के साथ चलना होगा। और ईरान क्योंकि प्रतिबंधों का शिकार रहा है, उस पर आज से नहीं, परमाणु बम बनाने का जो एक आरोप है, जो शक है, वो दशकों से चलता रहा है। अगर आप नेतन्याहू के बयान को उठा के देखेंगे तो अभी किसी ने कंपाइल भी किया था, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चला भी था कि 95 में भी वो कह रहे हैं कि ईरान बस परमाणु बम बनाने से थोड़ी दूर है, और वो 2025 और 26 में भी कह रहे हैं कि बस परमाणु बम बनाने से थोड़ी दूर है। तो अब ये बात है कि 60% तक इनरिचमेंट की बात जो है वो ईरान के पास थी, और परमाणु बम बनाने के लिए 90% की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ हफ्तों में 60 से 90% तक जाने में कुछ ही हफ्तों में वो काम किया जा सकता है। तो ये एक उनके आकलन का आधार रहा होगा कि ये परमाणु बम बना लेगा और फिर हमारे लिए एक नया ख़तरा होगा। लेकिन अभी तक इतना बड़ा हमला हो जाने के बाद परमाणु बम तो छोड़िए, कोई एक डर्टी बम की जो बात होती है उस तक भी ईरान जो है उसकी भी धमकी नहीं दी है, या उस तरह से लड़ाई जो बढ़ती नज़र नहीं आ रही जिसमें कि फ्रस्ट्रेशन में आके ईरान कोई ऐसा कदम उठा ले जिसमें कि वो इस तरह के किसी हथियार का इस्तेमाल कर ले जिसमें कुछ न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स हैं उसमें लगे हों। तो कुल मिलाकर एक ऐसा जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके इराक को वहाँ पे सद्दाम की सत्ता को हटाया गया, तो ऐसे एक लोग नैरेटिव बनाते हैं, ये लोग एक टूल बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द कहानी बुनते हैं और उसके बाद उस देश को चारों तरफ से घेरते हैं और इस तरह से घेरते हैं कि दुनिया में कहीं से उसको समर्थन न मिले। और यही इस बार भी हो रहा है। और उसमें ये शिया सुन्नी, क्योंकि अपने ही इलाके में ईरान जो है अलग थलग बन के रह गया है, क्योंकि धार्मिक और मतलब उसके साथ ये वेस्ट जो चाहता है वो कर ले जाता है मिडिल ईस्ट में, वो कर ले जाता है, और वो उसके लिए वो लंबे समय तक नैरेटिव बनाते रहते हैं और उसके बाद जब वो करते हैं तो आप देखिए कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो इस तरह से घूमा है कि रूस और चीन के अलावा कुछ एक ही देश हैं, नॉर्वे वगैरह, जिन्होंने खामेनेई के मारे जाने की खुले तौर पे खुले शब्दों में मजम्मत की है। तो अब एक बहुत बड़ा कैच यहाँ पर यह भी है कि पहले जब 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी जिसमें कि सोवियत संघ एक तरफ था या फिर उसके बाद रूस एक तरफ था, दूसरी तरफ अमेरिका था, अब वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं रही। तो अनचेक्ड जा रहा है अमेरिका का जो अपना एक स्ट्रेंथ है, और ख़ासतौर पे ट्रंप जब से आए हैं दूसरी बार चुन के, तो वो उस ताकत को बेजा तरीके से इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आ रहे जो उनको अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर देता है। और क्योंकि रूस जो है वो एक युद्ध में फंसा हुआ है, और चीन का जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य ताकत दिखाएगा। वो अपनी सैन्य स्ट्रेंथ को इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसको ताइवान चाहिए। 2027 के लिए उसने एक समय सीमा लिमिट की, जिसके बाद वो कहता है कि हम ताकत के बूते भी ताइवान को अपने में मिलाएंगे, और ऑब्वियसली जब ताइवान पे अटैक करेगा तो किसी न किसी रूप में अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन आने की अभी तक संभावना है। हालांकि ट्रंप ने ताइवान को भी काफ़ी हद तक डंप करने की कोशिश की है। तो वो जो किसी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाके किसी सैन्य कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के चक्कर में नहीं है, उसकी अपनी एक लड़ाई है। वो आर्थिक एक युद्ध के तौर पे वो दुनिया में अपनी पैठ बनाता है, चाहे वो अफ्रीका में आप देख लो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में देख लो। तो जो चीन का जो एक आर्थिक नज़रिया है जिसके ज़रिए वो स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से वो कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता, और इसमें भी वो नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 2 ऐसी शक्तियाँ जब अलग हो गई तो उसके बाद तो अमेरिका के पास और कोई शक्ति बची नहीं। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं सर कि ये जो कुछ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, इजराइल इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, भारत में इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? देखिए, भारत में प्रोटेस्ट होने की अपनी वजह हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ तो जो मुस्लिम आबादी है वो भी अच्छी खासी है, उसमें शियाओं की जो तादाद है वो भी अच्छी खासी है। तो उनके जो, क्योंकि सुप्रीम लीडर थे, उनका अपना एक कद है, उस लिहाज से उनकी मान्यता यहाँ पे भी शिया लोग मानते हैं। बिल्कुल उनको उनकी बहुत मान्यता है। और आप देखिए कि करगिल जो कि शिया डोमिनेटेड इलाका है, कश्मीर में तो हो ही रहा है। आप देखिए लखनऊ दुनिया के और देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे भी हो रहा है। तो उनकी एक आस्था, उनका एक समर्पण जो है, उनके एक आप कह सकते हैं कि विश्व गुरु के रूप में उनका एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पे उनकी मान्यता है, और इसलिए ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर हो रहा है। लेकिन उसके बनिस्पत ये भी हो रहा है कि क्योंकि ईरान, खामेनेई, मुस्लिम
इन सब वजहों से एक अलग तरह का नैरेटिव बनता है। तो एक दूसरा तबका भी है प्लीज थोड़ा सा जो उस बहुत नैरेटिव को बहुत समझाइए, बहुत क्योंकि देखिए खुश हो अब रहा क्या है कि आइदर यू आर दिस साइड और दैट साइड वाला मामला हो जाता है आमतौर पे, और खास करके जब वॉर जैसी सिचुएशन है तब उसमें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से एक बाहरी दुनिया को जो दिख रहा है उसको दिखाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उस पर थोड़ा सा आप बताएंगे। अब वही देखिए, जो अपने देश में नैरेटिव चल रहा है हिंदू मुस्लिम के लिहाज से, उसी चश्मे से ईरान में जो कुछ हो रहा है, एक तबका, एक बड़ा तबका जो है इंडिया का, उस चश्मे से उसको देखने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता है कि ईरान में जो हो गया अच्छा हुआ। हमको ईरान को दो नज़रिए से देखना होगा। एक जो ईरान के अंदर जो अंदरूनी तौर पे वहाँ पे होता रहा है, जिसमें कि इस्लामिक सत्ता आने के बाद जो वहाँ पे महिलाओं पे जिस तरह की पाबंदियाँ लगी, या जिस तरह से वहाँ पे जो अत्याचार तशद्दुद की कहानियाँ हैं वो अपनी जगह हैं, उससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। वहाँ जो है बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया, इस तरह की जो बातें हैं हाँ वो चलता रहा। और वहाँ पे बिल्कुल एक मतलब बोलने की आज़ादी से लेकर हर चीज़ पे पाबंदी रही। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, उसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी ताकत आकर उसको वजह बताकर और उस रिजीम को चेंज करने की कोशिश करे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि मान लीजिए कल को भारत में कोई समस्या, इंटरनल प्रॉब्लम होती है या किसी दुनिया के और देश में है, तो इसका मतलब कि किसी विदेशी ताकत को जो कि उससे ज़्यादा पावर में है और जो ऐसा कर सकता है कि रिजीम चेंज कर देगा, वो नहीं हो सकता ना। तो ये अब क्योंकि वहाँ पे रिजीम जो है वो इस तरह से अपने आप को उसने एक ताकत के साथ वहाँ पे स्थापित किया हुआ था जो कि किसी भी रूप में अमेरिका को एंट्री देने को तैयार नहीं है। और इसलिए उनको ये लगा कि अब ये तरीका है, अब हमला हुआ। अब उस हमले को जो हमारे यहाँ जो राइट विंगर्स हैं वो सीधे तौर पे जायज़ ठहराते हैं, जायज़ मानते हैं, और वो आप भर भर के जो है आप देखेंगे किस तरह के मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं, तो वो वहाँ से डिराइव हो रहा है। इस बात को जाने बगैर कि क्या ऐतिहासिकता रही है, अभी आप एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लेफ्ट लिबरल हैं वो संवेदना व्यक्त करते हैं, कई बार वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, और फिर उसमें जब खामनेई से संवेदना व्यक्त करते हैं तो एक वहाँ पे भी एक वो लकीर खींचती कि भाई आप एक तरफ महिलाओं के समर्थन की बात करते हो, फिर आप इस तरीके के समर्थन। नहीं, देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा, वो है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में अमेरिका सालों साल था, उसके बाद एक बार फैसला किया और अफगानिस्तान अमेरिका से निकल गया, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया। किस शर्त के साथ निकला कि तालिबान की सत्ता आ गई है, तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर आएगा जहाँ पे महिलाओं की स्वतंत्रता की बात होगी, हकों की बात होगी, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगा जिसमें बाकी के जो सेक्ट हैं, जो वहाँ पर जातीय जनजातीय लोग हैं, उनको भी जगह मिलेगी। वो हुआ? नहीं हुआ। तो जब आप अमेरिका जैसी शक्ति होते हुए अफगानिस्तान से निकल गए और ना कोई इंश्योर किया ऐसी बात कि वहाँ पे एक इंक्लूसिव सरकार हो, तो आपको क्या मुंह है बोलने का कि ईरान में किस तरह की सरकार है? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो डोमेस्टिक जो स्थिति है, आंतरिक जो वहाँ पे स्थिति है, कुल मिला के मतलब आपसे जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सारा कुछ मॉरलिटी, एथिकलिटी, ये सब कुछ जो है वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है जहाँ से पावर गेम शुरू होता है, जहाँ से ऑयल गेम, जहाँ से एनर्जी गेम, जहाँ से ये सारा गेम शुरू होता है, वहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, और इसलिए ऐसे नैरेटिव बनाए जाते हैं। देखिए ये जो देश है ना, वो एक अच्छे वकील के तौर पे काम करते हैं कि वही संविधान की धारा और कानून का वही उपबंध जो है वो एक केस में उसके अलग तरह से विश्लेषित करेंगे और दूसरे केस में उसको अलग तरह से विश्लेषित करेंगे। बट अब सर ये जो सिनेरियो, मैं दो सवाल और जानना चाहता हूँ आपसे। पहला कि पिछली बार जब 12 दिन की वॉर हुई जून महीने में, तब ईरान ने इजराइल पे डायरेक्ट अटैक किया था। इस बार उन्होंने इजराइल पे अटैक न करके उम्मत के जो बाकी मुल्क हैं उनके बेसिस पे अटैक किया। ये चेंज क्यों आया? ये इसलिए, देखिए जो उस समय 12 दिन की जंग हुई थी, उस समय हमास और इजराइल का जो जंग है वो अपने उरोज पे था, और वो जो है एक तरह से इजराइल और ईरान के बीच का, हालांकि अमेरिका ने उसमें भी मदद की, इजराइल उसके बिना, सैन्य मदद के बिना जो है वो चल नहीं सकता, लेकिन ये जो जंग है ये इसमें सीधे तौर पे अमेरिका का अपना इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व है। और उस टाइम में उन्होंने ये कहा कि हमने इस्फहान पे मार दिया, हमने यहाँ पे इनका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको तहस नहस कर दिया। अगर आपने कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, तो फिर आपको अटैक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्यों आपको ये फिर कहना पड़ रहा है कि वो तुरंत बम बना सकता है? तो कहने का मतलब या तो आप उस समय एक थीसिस दे रहे थे, या आप एक फ्लॉड थीसिस दे रहे हैं। तो उस 12 दिन के युद्ध को एक चेतावनी के तौर पे अब बता रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन
उसका भी मकसद यही था कि ईरान को कमज़ोर करना, और इसका जो मकसद है वो तो यही है कि अब ईरान में बिल्कुल रिजीम चेंज करना। ठीक है, इसमें एक सवाल और आता है कि क्या रिजीम चेंज करने के लिए जो ये बयान दिए जा रहे हैं और इसका असर नहीं होता है, तो क्या अमेरिका अपने सिपाही, अपने सैनिक ज़मीन पे उतारेगा? क्या इसकी कोई संभावना नज़र आती है? ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखिए खुद ट्रंप जो हैं जब वो चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव लड़ने के बाद जब जीत कर आए और जब उन्होंने बहुत सारे अध्यादेशों पर दस्तखत किए, उसमें उन्होंने उस समय उनका पूरा का पूरा जो ज्ञान था, जो उनका पूरा का पूरा जो थीसिस था, वो इस बात को लेकर था कि अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में अब जंग में नहीं फंसेगा, अपने सैनिकों की जान वो नहीं गंवाने देगा। और इसके लिए उनको काफ़ी उनके जब वो चुनाव के समय इन सब बातों को कहते थे तो काफ़ी एक्सेप्टेंस भी मिला उनको। लेकिन अब देखिए, अब वो एक तरफ तो 8 युद्ध रोकने की बात करते हैं, जिसमें वो बार बार भारत और पाकिस्तान के युद्ध की भी बात कर लेते हैं, जो कि दावा जो है उसको बार बार हमारी तरफ से, माने भारत सरकार की तरफ से, हमारे भारत की तरफ से उसको गलत ठहराया जाता रहा है, उसका खंडन किया जाता रहा है। तो एक तरफ 8 युद्ध को ख़त्म करने की बात करते हैं और एक युद्ध ऐसा वो छेड़ते नज़र आ रहे हैं, छेड़ दिया है उन्होंने, जिसके कि फैलने की व्यापक जो आशंका है वो बरकरार है। ये अलग बात है कि ईरान का जो मिलिट्री माइट है वो उतना ज़्यादा प्रबल नहीं है और उसके पास अपने पड़ोसी देशों के ऊपर जो सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, उससे ज़्यादा कुछ करने का सैन्य ताकत जो है वो नहीं है। तो ये सारा कैलकुलेशन अमेरिका के पास है और इसके बाद जो है उसने अटैक किया कि उसको लगता है कि एक कैलकुलेटिव जो, क्योंकि चेस आप जब खेलते हैं ना तो आप ये सोच के खेलते हैं कि अगर मैंने यहाँ से ये चाल चली तो अगला कौन कौन सा 10 चाल चल सकता है, ये आप सोचने के बाद उस चाल को मूव करते हो। तो युद्ध जैसी बात में तो ये चाल जो है अमेरिका भी सोच के कि अब ईरान ये करेगा और ये करेगा, और इजरायली इंटेलिजेंस के पास इतना होगा, 2 चाल आगे की सोच ली जाती है। हाँ, तो कितना कुछ कर पाएगा, ये सारे कैलकुलेशन में करने के बाद ये अटैक को किया गया। तो अब जो है रिजीम चेंज की जो बात है, मुझे लगता है कि उसके लिए एक ही चेहरा अभी जो नज़र सामने में आ रहा है वो है रज़ा पहलवी का, जो कि निर्वासित जीवन जो है वो बचपन से ही जी रहे हैं और अमेरिका के पूरी तरह से उनके आगोश में बैठे हुए हैं। हर दूसरे दिन वो एक वीडियो जो है वो देते हैं। लेकिन जो बूट ऑन ग्राउंड है वो अमेरिका, खासतौर पे ट्रंप, उन्होंने बूट ऑन ग्राउंड की बात नहीं की है ईरान के संदर्भ में। तो देखना होगा कि बिना फौजी ताकत को, फौज को उतारे कैसे वो ईरान को रिजीम वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और क्या रज़ा पहलवी अपनी जो जान है वो दांव पे लगाने की सोचेंगे क्या, या फिर IRGC के एक बड़े हिस्से को तोड़कर, चाहे वो साम दाम दंड भेद से हो, तोड़कर अपने पक्ष में लाकर फिर रज़ा पहलवी को एक पैराशूट के ज़रिए वहाँ पे उतार कर, लेकिन फिर है कि क्या वहाँ की जो जनता है जो कि काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो खामेनेई के विरोध के जो प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे होंगे, वो भी हेड स्ट्रॉन्ग हुए बगैर वैसा प्रदर्शन करना संभव नहीं है, चाहे जो जो खामेनेई जो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो मानसिक जो ताकत है, क्या वो इस तरह की कोई चीज़ को स्वीकार लेंगे और लंबे टाइम तक क्या रज़ा पहलवी वहाँ पर बने रह पाएंगे। तो ये तमाम सवालात हैं, लेकिन जैसे जैसे अनफोल्ड होता जाएगा मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिनों में ये बात साबित हो जाएगी कि आखिरकार रिजीम चेंज करने की दिशा में कोई कामयाबी मिलती नज़र आ रही है या नहीं। क्योंकि उसके बाद अगर नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर रिजीम चेंज का कोई, हाँ, टॉप लीडरशिप क्योंकि ख़त्म हो गई है, चेन ऑफ कमांड क्या है अभी पता नहीं, कोशिश हो रही है फिर से टुकड़ों को जोड़कर अपने आप को किसी तरह से एक बनाकर ईरान का जो लीडरशिप है खुद खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वो भी देखना होगा कि कैसे अपने आप को स्टैंड फिर से दोबारा से अपने आप को खड़ा करती है ईरानी लीडरशिप, और ये भी देखना होगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल किस तरीके से चक्रव्यूह रचना करते हैं ताकि रिजीम चेंज कर पाएँ। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम बदला लेंगे, हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, एक बात तो तय है कि किसी भी अगर नेशन पे अटैक हो और उसकी टॉप लीडरशिप, रक्षा मंत्री, जो आपके सुप्रीम लीडर हैं, जो आपकी रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड हैं, सब एक साथ मार दिए जाते हैं, तो मोराल पे उस पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये कि क्या रिटेलिएट करने की कितनी शक्ति ईरान के पास है और कहाँ तक वो जाकर के इस वॉर को झेल सकते हैं? ये देखिए, जहाँ तक रिटेलिएट करने की बात है तो आज भी कम से कम 5 बयान मैंने देखे हैं ईरान की तरफ से आए हैं। मेरा ये मानना है कि युद्ध में होता क्या है कि पहले मारो फिर गिनो।
ईरान की तरफ से जो मैं देखता आया हूँ कि पहले वो गिन लेते हैं कि हम मारेंगे और फिर मार नहीं पाते हैं। अब इसमें बहुत सारी वजह हैं। पहले ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से इजराइल से बहुत पीछे हैं, फायर पावर के हिसाब से अमेरिका से बहुत पीछे हैं। थल सेना की बात करें तो इनके पास 6 लाख की सैनिकों की तादाद है, लेकिन ना तो इजराइल से इनकी सीमा लगती है कि वो सेना को लेकर घुस जाएं, और ना अमेरिका तो बहुत दूर है, समंदर से भी आगे है। तो ईरान जो है वो सैन्य कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी पीछे ठहरता है, बयानों में काफ़ी आगे रहा है, और सुप्रीम लीडर जब तक थे वो भी बयान देते थे अमेरिका तबाह हो जाएगा, बड़े अच्छी तकरीरें जो उनकी तरफ से होती रही हैं, और अब वो तकरीरें जो हैं वो दूसरी लीडरशिप की तरफ से भी हो रही है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं जिसमें कि वो कुछ बहुत बड़ा कर सके। ज़रूर ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं जो दुबई में गिर रहे हैं, आबू धाबी में गिर रहे हैं, बहरीन में गिर रहे हैं, तो ये एक मीडिया नैरेटिव को, या जो एक दुनिया में जो एक अपना एक डोमिनेंस दिखाने की कोशिश ज़रूर है ईरान की तरफ से। लेकिन आप देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं वो कर पा रहे हैं। अमेरिका की जहाँ तक बात हो या इजराइल की जहाँ तक बात हो, इजराइल में बेशक एक हमला हुआ है तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई है, 20-25 लोग घायल हैं। तो इस तरह देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इस तरह की जंग के ज़रिए, इस तरह की जवाबी कार्रवाई के ज़रिए ईरान सैन्य तौर पे बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। बट पब्लिक सेंटिमेंट को गैदर करने की कोशिश, उनकी कोशिश ज़्यादातर अभी यही है, और उनकी तरफ से जो बयान आता है तो आप देखिए कि किस तरीके से उस बयान को लेकर जो प्रतिक्रिया होती है और लोगों का जो जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव, उसको तो वो उभार लेते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ईरान को होता भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये कुछ फैक्टफुली बातें थी, मुझे लगा कि आप लोग के सामने लाना चाहिए, क्योंकि सर का इतना लंबा अनुभव रहा है और लगातार इसको फॉलो भी करते हैं। ईरान एम्बेसी हो या फिर दुनिया के कोई भी कवरेज हो, मुझे लगता है पिछले 20 सालों में ऐसा कुछ नहीं घटा होगा जो उमा सर ने ना कवर किया हो। 30 सालों में पिछले 30 सालों में आई थिंक 97 से आप कर रहे हैं, 95-96 से। और आप अफगानिस्तान और ये सारे लगभग ये सारी कंट्रीज तो आपकी घूमी हुई। हाँ। ईरान आप नहीं गए बस? ईरान में नहीं गया, क्योंकि ईरान का अगर आप पे लगता तो फिर आपको बाकी जगहों पे देखिए मौका मिला जाने का, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक देश आप जैसे नौजवान पत्रकारों के लिए भी रहने दें कि आप जाके वहाँ पे कुछ। चलिए हम कोशिश करेंगे कि ईरान जा से, लेकिन अफगानिस्तान में आपने लंबी कवरेज की। अफगानिस्तान में खोस्त, बाजौर तो खैर पाकिस्तान का फाटा इलाका है, तो अफगानिस्तान में मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग की है। पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में गया हूँ जो कि फाटा का इलाका पहले कहता था, डामाडोला, बाजौर, जहाँ पे तालिबान जो घुसकर पहले अफ़गानिस्तान में आए थे। वो एक लंबी कहानी है, मेलमस्तिया, नानावताई क्या होता है, ये सब जाके वहाँ पे ब्रीफिंग के बाद पता चला। टफ टेरेन है, लेकिन ना टफ टेरेन है, और वहाँ पे जो तालिबान बहुत समय तक राज भी उस अमेरिकी नेटो फोर्स के रहते भी तालिबान वहाँ बना रहा, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह वहाँ की टेरेन की भी रही है। और इसलिए पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा था कि हमें सौंप दो, हमें पैदल सैनिकों को भेजने दो, हम ये मामला जो है वो ठीक कर लेंगे। हालांकि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो जिस तरह से एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखने की बात करता था अफ़गानिस्तान में, हालांकि अब मामला उलट गया। आप देखिए कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ही जो है वो जंग छिड़ गया, जंग जैसे हालात है। तो अलग बात है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल भिड़ गए आपस में, ईरान से भिड़ गए इजराइल और अमेरिका, तो वो जंग कहीं बैक सीट पर चला गया है, लेकिन उनके बीच भी स्थिति काफ़ी बदल गई है। तो काफ़ी इलाका देखा है, काफ़ी जंग कवर किए हैं। और तो आप हम इस तरीके से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, उमा सर को अपने न्यूज़ रूम में लाने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आप इनके ट्वीट्स भी पढ़िए। ट्वीट ये मतलब ये फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट के साथ साथ पॉलिटिकल में इनका बहुत विटी ट्वीट्स होते हैं, काफ़ी चुटीले अंदाज में बहुत कुछ लिखते हैं, तो आप सर को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरी बातचीत देखी। थैंक यू सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बुलाया, हम चले आए। आपको ये कैसा लगी पूरी बातचीत और ये पूरी जानकारी जो भी चल रहा है? और देखिए बात सेंटिमेंट से इतर फैक्ट की होनी चाहिए। जो फैक्ट सर ने बताए कि सेंटिमेंट एक तरफ है और फैक्ट एक तरफ है, कौन कहाँ किस वक्त कहाँ मौजूद है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक और सुधांशु हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच का काम पसंद आता है तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।